नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे आइसोजाइम्स और एंजाइम क्रिया की क्रियाविधि यानी आइसोजाइम्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन पर। बिल्कुल। और आज के इस गहन अध्ययन का जो मुख्य मिशन है वो मानक पीजी पाठ्य पुस्तकों के आधार पर जैविक उत्प्रेरण के रहस्यों को सुलझाना है। हाँ, जैसे कि लेहनिंजर, स्ट्रायर और वोइट एंड वोइट जैसी प्रामाणिक किताबें। सही कहा। अगर हम मानव शरीर के अंदर झांक कर देखें तो सूक्ष्म स्तर पर 2400 घंटे एक बहुत ही जटिल और एकदम सटीक रासायनिक कारखाना चल रहा है। और इस कारखाने को सुचारू रूप से चलाने वाली जो अद्भुत मशीनें हैं वो ही एंजाइम है। देखिए, इस विस्तृत चर्चा में यह समझना बहुत रोचक होगा कि एंजाइम केवल रसायन नहीं है। मतलब वे कोई साधारण प्रोटीन भर नहीं है। एकदम, वे वास्तव में जीवन की गति और दिशा तय करने वाले नियंत्रक हैं। तो इस लेक्चर की शुरुआत हम अपने पहले विषय से करते हैं कि आइसोजाइम्स वास्तव में क्या है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही सरल एनालॉजी पर विचार किया जा सकता है। जैसे एक ही काम को करने वाली अलग अलग मॉडलों की मशीन है। जैसे अगर एक शहर से दूसरे शहर जाना हो। हाँ, तो कोई एक साधारण कार का उपयोग कर सकता है और कोई एक हाई स्पीड स्पोर्ट्स कार का। दोनों का मुख्य कार्य तो यात्री को मंजिल तक पहुंचाना ही है। बिल्कुल, लेकिन उनके इंजन की क्षमता, आंतरिक संरचना या ईंधन की खपत में बड़ा अंतर होता है। तो इसे एंजाइम्स के संदर्भ में कैसे देखा जा सकता है? वैज्ञानिक परिभाषा में ये आइसोजाइम्स एक ही एंजाइम के विभिन्न आणविक रूप होते हैं। मतलब मल्टीपल मॉलिक्यूलर फॉर्म्स जो एक ही जैव रासायनिक प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। सही, लेकिन इनकी संरचना और गुणों में गहरे अंतर होते हैं। सबसे पहली बात, इनका एमिनो एसिड अनुक्रम अलग होता है। ऐसा इसलिए है ना क्योंकि ये विभिन्न जीनों द्वारा इनकोड किए जाते हैं। हाँ, और चूंकि इनकी संरचना अलग है तो इनके काइनेटिक पैरामीटर्स भी अलग होते हैं। विद्यार्थियों को यहाँ Km और Vmax का ध्यान आना चाहिए। बिल्कुल, इनके Km और Vmax मान अलग अलग होते हैं। और वैद्युतीकरण संचलन यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी इनकी गति अलग होती है। एकदम सही। विद्युत क्षेत्र में इनकी गतिशीलता इनके अलग अलग विद्युत आवेश के कारण भिन्न होती है। इसका एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसे हम LDH कहते हैं। ये एंजाइम पाइरूवेट को लैक्टेट में बदलता है। इसके संरचनात्मक विवरण के बारे में बात करें तो यह एक टेट्रामर है। यानी यह 4 उप इकाइयों से मिलकर बना है और ये उप इकाइयां मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। पहली H उप इकाई जो हृदय या हार्ट की कोशिकाओं में बनती है, और दूसरी M उप इकाई जो कंकाल की मांसपेशी या मसल में बनती है। तो इन दोनों के संयोजनों से शरीर में LDH के कितने रूप बनते हैं? इसके कुल 5 अलग अलग रूप पाए जाते हैं जिनका वितरण अंगों की आवश्यकता के अनुसार होता है। जैसे LDH1 जिसमें चारों उप इकाइयां H प्रकार की होती हैं। हाँ, H4 ये मुख्य रूप से हृदय में पाया जाता है। और LDH5 जिसमें चारों M उप इकाइयां होती हैं, M4 ये यकृत और कंकाल की मांसपेशियों में होता है। बिल्कुल, और बाकी के जो 3 मध्यवर्ती रूप हैं LDH2, LDH3 और LDH4 वे लाल रक्त कोशिकाओं, फेफड़ों और गुर्दे में पाए जाते हैं। सही कहा। अब ये जानकारी केवल किताबी नहीं है, इसका वास्तविक जीवन में बड़ा चिकित्सीय महत्व है। ये बहुत आश्चर्यजनक है कि कैसे एक छोटी सी भिन्नता बीमारियों को पकड़ने में मदद करती है। देखिए, सामान्य स्थिति में ये एंजाइम्स कोशिकाओं के अंदर रहते हैं, लेकिन जब कोई अंग क्षतिग्रस्त होता है तो कोशिकाओं के टूटने से इन एंजाइम्स का रिसाव रक्त में होने लगता है। एकदम, और रक्त परीक्षण में किसी विशिष्ट आइसोजाइम का बढ़ा हुआ स्तर ये बता देता है कि कौन सा अंग खतरे में है। तो अगर किसी मरीज के रक्त में LDH1 का स्तर अत्यधिक बढ़ा हुआ है तो ये सीधा संकेत है कि समस्या हृदय में है। ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी हार्ट अटैक का संकेत है। और इसी तरह अगर LDH5 का स्तर बढ़ा हुआ मिले तो वह यकृत रोग, हेपेटाइटिस या मांसपेशियों में गंभीर चोट का संकेत देता है। डायग्नोसिस के लिए केवल LDH ही नहीं, क्रिएटिन काइनेज और एल्कलाइन फॉस्फेटेज का भी उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही। अब हम इस चर्चा के अगले भाग की ओर बढ़ते हैं, ऊर्जा प्रोफाइल और एंजाइम अभिक्रिया के चरण। अभिक्रिया कैसे होती है, इसे अक्सर पहाड़ी चढ़ने के एनालॉजी से समझाया जाता है। थर्मोडायनामिक्स के अनुसार
अधिकारकों को उत्पादों में बदलने के लिए ऊर्जा की एक ऊंची पहाड़ी को पार करना होता है। जिसे हम सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। हाँ, और एंजाइम इसी सक्रियण ऊर्जा को कम करके प्रतिक्रिया को तेज करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो विद्यार्थियों को समझनी चाहिए। वह यह कि एंजाइम प्रक्रिया की साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम को कभी नहीं बदलते हैं। मतलब वे अधिकारकों और उत्पादों की कुल मुक्त ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं करते। सही कहा। वे केवल अधिकारकों को संक्रमण अवस्था यानी ट्रांजिशन स्टेट तक आसानी से पहुंचाते हैं। और यह अभिक्रिया जिन चरणों में पूरी होती है उसका एक सुव्यवस्थित चक्र होता है। पहले ई और एस यानी मुक्त एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़कर ES कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। फिर यह संक्रमण अवस्था से गुजरता है जिसे EP कॉम्प्लेक्स मान सकते हैं। और अंत में E और P यानी उत्पाद विमोचन होता है। एंजाइम अगले चक्र के लिए पूरी तरह मुक्त हो जाता है। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़ते कैसे हैं? इसके दो प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला है ताला चाबी मॉडल या लॉक एंड की मॉडल, जिसे 1894 में एमिल फिशर ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार सक्रिय स्थल कठोर होता है और सबस्ट्रेट उसमें ताले में चाबी की तरह सटीक फिट होता है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी सीमा है। ये मॉडल एंजाइम के लचीलेपन की व्याख्या नहीं करता। इसीलिए इंड्यूस्ड फिट मॉडल सामने आया, जिसे 1958 में कोशलिन ने दिया। बिल्कुल, और ये आज सबसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया मॉडल है। इसे हाथ और दस्ताने की तरह काम करते हुए देखा जा सकता है, जहां सक्रिय स्थल लचीला होता है। सही। सबस्ट्रेट के जुड़ने पर एंजाइम अपना आकार बदलता है, जिसे कन्फॉर्मेशनल चेंज कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि रासायनिक स्तर पर वास्तव में क्या हो रहा है। इसके लिए हमें उत्प्रेरक तंत्र के 4 प्रमुख प्रकारों को समझना होगा। पहला है एसिड बेस उत्प्रेरण, जहां प्रोटॉन का स्थानांतरण होता है, जैसे कि राइबोन्यूक्लियेज में होता है। दूसरा है सहसंयोजक उत्प्रेरण या कोवेलेंट कैटालिसिस। इसमें एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच अस्थायी सहसंयोजक बंधन बनता है, जैसे ट्रिप्सिन में। तीसरा प्रकार है धातु आयन उत्प्रेरण। इसमें धातु आयन आवेश को स्थिर करते हैं, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम में जिंक आयन की उपस्थिति। और चौथा है निकटता और अभिविन्यास यानी प्रॉक्सिमिटी एंड ओरिएंटेशन, जहां अधिकारकों को सही दिशा में एक साथ लाया जाता है ताकि वे आसानी से प्रतिक्रिया कर सके। और ये सब कुछ सक्रिय स्थल यानी एक्टिव साइट के भीतर होता है। इस सक्रिय स्थल की विशेषताएं क्या होती हैं? ये एक छोटी 3D दरार होती है जिसमें विशिष्ट अमीनो एसिड होते हैं। और यहाँ अक्सर एक गैर ध्रुवीय वातावरण होता है जो पानी को बाहर रखता है। पानी को बाहर रखना बहुत आवश्यक है ताकि वो प्रतिक्रिया में हस्तक्षेप ना करे। इसमें बाइंडिंग साइट और उत्प्रेरक साइट दोनों शामिल होते हैं। बिल्कुल। अब एंजाइम की इस नाजुक कार्यप्रणाली को कुछ बाहरी कारक भी प्रभावित करते हैं, जैसे पीएच और तापमान, जिनका इष्टतम स्तर होना बहुत जरूरी है। हाँ, अत्यधिक तापमान या चरम पीएच पर एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है, जिसे डीनेचर होना कहते हैं। और सबस्ट्रेट सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है? सांद्रता बढ़ने पर दर बढ़ती है, लेकिन केवल तब तक जब तक कि संतृप्ति या Vmax ना आ जाए। इसके अलावा कोफैक्टर्स और अवरोधक यानी इनहिबिटर्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही। और इस पूरे अध्ययन का जैविक और औद्योगिक महत्व बहुत गहरा है। मेटाबॉलिक विनियमन में शरीर की रासायनिक प्रक्रियाओं का नियंत्रण एंजाइम ही करते हैं, चाहे वो ग्लाइकोलिसिस हो या क्रेब्स चक्र, और दवाओं का लक्ष्य भी विशिष्ट एंजाइम ही होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में रोगों के निदान और औद्योगिक उत्पादों में भी इनका उपयोग होता है। बिल्कुल। और ये सभी तथ्य हमने लिहनिंजर स्ट्रायर जैसी प्रामाणिक पुस्तकों के आधार पर चर्चा की है। इस विस्तृत चर्चा के अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न सामने आता है। हाँ, अगर दवाएं विशिष्ट एंजाइमों को लक्षित करती हैं और हमारे अलग अलग अंगों में अलग अलग आइसोजाइम्स होते हैं, जैसे हृदय में LDH1 और यकृत में LDH5, तो क्या भविष्य में हम ऐसी स्मार्ट दवाएं बना सकते हैं जो केवल एक विशिष्ट अंग के आइसोजाइम को ही बंद करें, ताकि शरीर के बाकी हिस्सों में दवा का कोई साइड इफेक्ट ही ना हो? बिल्कुल। ये आधुनिक फार्माकोलॉजी के लिए क्रांतिकारी दिशा हो सकती है। ये वास्तव में आश्चर्यजनक और उत्साहवर्धक विचार है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।